कोशिश करें कुछ देर से पदत के जो कि मैं एनएमए बरे थे और अगेन मोती बरा कंटिन्यू करें। डॉक्टर, जो प्रेगनेंसी के दौरान लोग कहते हैं हमें ड्रिप और इंजेक्शन लगाएं, ये लगाना ज़रूरी है? नहीं, ये देखिए ना, हम जो मैनेज कर रहे होते हैं मरीज़ों को अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से करते होते हैं, मगर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है कि पेशेंट की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, उसको आयरन इन्फ्यूजन दिए जा रहे हैं, इट्स नॉट सेफ़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें ये होता है कि अगर 32 वीक्स से बिफ़ोर जो एनीमिया हमें मिलती है, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी है, तो उसके लिए एक टेबलेट्स आती है फेरस सल्फेट की, क्योंकि वो एक सस्ती और अच्छे वाली है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं उसके, सस्ती है, एवरीवन कैन अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम फिर अकॉर्डिंग टू देखते हैं, अगर फिजियोलॉजिकल एनीमिया है तो फिर उसको उस तरीके से प्रोफाइलेटिक डोज दिया जाता है, एक टेबलेट ज़रूरी होती है रोज़, और उसको पानी से ली जाती है, उस टेबलेट को दूध से नहीं लिया जाता, क्योंकि मरीज़ हमारे पास जो भी आते हैं वो क्या करते हैं, जो आयरन की टेबलेट है वो दूध से ले रहे होते हैं, तो आयरन की टेबलेट कभी भी दूध से नहीं ली जाती है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, उसको पानी से लिया जाता है। और दूसरा ये है कि 32 वीक्स से बिफ़ोर नहीं दी जाते हैं आयरन के ड्रिप्स। उसमें ये होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, वो उन मरीज़ों में दिया जाता है जो वो मरीज़ जो नहीं ले पा रहे हैं अपने ओरल जो आयरन हम दे रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें भी फिर हम काउंसिल करते हैं मरीज़ों को कि आप किस तरीके से आया लोगे, जैसे कि या तो वो खाने के बीच में ले लें, या तो हम वो टेबलेट चेंज करके उसके जगह दूसरी प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो आखिर हम अगर वो मरीज़ को हमने चेंज भी कर दी मेडिसिन, उसके बावजूद भी मरीज़ का कंप्लाइंस पुअर है, तो फिर हम कंसीडर करते हैं विनोफर्स के इंजेक्शंस, जो उन मरीज़ों में कंसीडर किया जाता है। फिर वो उसकी भी डोज कैलकुलेशंस होती हैं कि कितनी उनमें खून की कमी है, कितने हमें इंजेक्शंस देने हैं उसमें, तो अकॉर्डिंग टू हेमोग्लोबिन लेवल पर हम उसको करते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की टेबलेट लेना ज़रूरी है? जी, इवन बिफोर प्रेगनेंसी 3 महीने हमल ठहरने से पहले फॉलिक एसिड की टेबलेट ली जाती है, और 3 मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स में ली जाती है। उसमें ये होता है फॉलिक एसिड जो जैसे कि ख़ानदान में जिनकी शादी हुई हो, जिनके बच्चे माजूर हों, ज़हनी तौर पर माजूर हैं, उनमें मोर देन 90% उसका अफेक्ट होता है कि वो रिकरेंस से प्रिवेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी होती है। और जिनका एक बच्चा है जो माजूर है, रीढ़ की हड्डी का मसला, सर में पानी, तो उनको तो फुल 9 मंथ लेनी होती है ये टेबलेट। फिर उसमें एक होती है एक शीशी वाली टेबलेट आती है जिसमें 30 टेबलेट्स होती हैं, उसका डोज़ अलग होता है, जो आज न्यू प्रिस्क्रिप्शंस आ रही हैं उसके जो डोज़ होता है वो अलग होता है। जिनके पास जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनके प्रीवियस बेबी जो हैं वो अफेक्टेड हैं, या तो ख़ानदान में शादी हुई है, या तो उनके ख़ानदान में बहन है या अम्मी हैं, उनके माजूर बच्चे हैं ज़हनी तौर पर, तो उनको जो है ना 9 मंथ हम प्रिस्क्राइब करते हैं और 5 मिलीग्राम देनी होती है, तो वो डोज़ अलग होता है उसका। अच्छा, हम देखते हैं कि नॉर्मली फॉलिक एसिड की अगर बात की जाए तो नॉर्मली लड़कियां लेती हैं नॉर्मल डेज में भी, इज़ इट सेफ? बिफोर 3 मंथ लेनी होती है प्रेगनेंसी के। नहीं, मैंने देखा है कि फॉलिक एसिड की जहाँ बात आती है, अगर एज इफ एक लड़की प्रेग्नेंट ना भी हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उसको अगर इश्यूज़ हैं, फॉर सपोज उसको लिकोरिया प्रॉब्लम हो रहा है या उसको कोई ज़्यादा जो ना वो तकलीफ़ हो रही होती है कमर की, तो वो डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं और लड़कियाँ खुद से भी ले रही होती हैं फॉलिक एसिड, तो इज़ इट सेफ? ना, फॉलिक एसिड इज सेफ, मगर ये है कि इसका देयर इज़ नो रोल ऑफ द फॉलिक एसिड ल्यूकेरा में, इसमें नहीं है। एक फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें हम देते हैं, कमर के दर्द के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो लड़कियां बेवजह ही ले रही हो जी यानी कि उनका कोई किरदार नहीं है। छोटे बच्चों को भी देते हैं, वो तो फिर डॉक्टर अगर दे रहा है तो इट माइट भी कोई इंडिकेशन होगी, इसी वजह से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सही, अदरवाइज देना नहीं चाहिए। अदरवाइज आम तो वो बस शादी के बाद हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी, हमें नहीं पता होता है, आफ्टर किसी को फर्स्ट मंथ में स्टे हो जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो फॉलिक एसिड डेली लेनी होती है। वैसे नॉर्मली जो है वो नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन बेसिकली ये शादी के बाद से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि कोई इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन मोस्टली मरीज़ क्लिनिक्स में या किसी मिडवाइफ के पास जाकर बज़िद होते हैं कि उनको एक काली ड्रिप चढ़ाई जाए। ये क्वेश्चन ये क्या है? नहीं, यही सेम क्वेश्चन हम फेस कर रहे होते हैं, डॉक्टर मुझे काली ड्रिप चढ़ा दें। तो मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगी, व्हाट इज़ दैट काली ड्रिप एक्चुअली? वीनोफर के होते हैं जो आयरन की हम टेबलेट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो हमारी अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के हिसाब से बिफोर 32 वीक्स आयरन की टेबलेट दी जाती है। इंजेक्शंस उन मरीज़ों में दिया जाता है जहाँ पर कंप्लाइंस पुअर होता है,
उनके लिए होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन इज़ नॉट सेफ़, उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, और इंजेक्शन और टेबलेट जो हम दे रहे होते हैं वो सेम पीरियड्स में उतना ही ब्लड को इंक्रीज़ करती हैं। ओह। ऐसे नहीं कि हमने इंजेक्शन दे दिए हम सेटिस्फाई हो गए, दोनों का एक ही रोल होता है, सेम टाइम पीरियड लेते हैं, मगर ये होता है कि फर्स्ट 32 वीक्स में इसीलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। सही। और उन मरीज़ों में दिया जाता है जिनका कंप्लाइंस पुअर है, वो ओरली नहीं ले पा रही हैं टेबलेट्स, उन मरीज़ों को दी जाती हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर खून चढ़ाने की, कुछ ये भी एक प्रॉब्लम है कि जी वो जो मिडवाइफ्स के पास, या मैं ऑल आर नॉट अलाइक, सबकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ हैं ऐसे क्लिनिकल, वहाँ जाके क्लिनिक्स में जाके वो कह रहे होते हैं कि जी खून चढ़ाया जाए। सो अर्ली प्रेगनेंसी में खून चढ़ाना इज़ इट सेफ, या फिर कब एक्चुअल टाइम है कि खून चढ़ाने की बात कीजिए? हाँ, इसमें ये है कि खून चढ़ाते हैं हम जो 36 वीक्स के बाद हमारे पास जो एंड में आते हैं हमारे पास, अच्छा, सीवियर एनीमिया के साथ आते हैं। सही। लेबर में आ गए या कोई कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर्स के साथ आ गए, जैसे कि एपीएच ब्लीडिंग हो रही है मरीज़ को, या डिलीवरी के बाद खून छूटा है, तो इनमें खून चढ़ाया जाता है। अदरवाइज अर्ली प्रेगनेंसी में देयर इज़ नो इंडिकेशन फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें नहीं की जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। और आजकल आप देखें कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के रिस्क फैक्टर्स और इंसिडेंट्स बढ़ गया है, क्योंकि हर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का होता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें, खून की कमी है, ट्रांसफ्यूजन हो जाए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट सेफ। शुरू वाले दिनों में उन मरीज़ों को दिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनमें सीवियर एनीमिया है, HB <7 और <4 है, सिम्टम्स हो रहे हैं, सांस का मसला हो रहा है, तो उनमें एक हमारी मजबूरी होती है कि उसको ट्रीट किया जाए और उसके सिम्टम्स को रिलीव किया जाए। मतलब उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट पे तब जाकर आप देते हैं, अदरवाइज नहीं है, इग्नोर करना चाहिए वैसे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज़िद पे आ जाते हैं कि जी नहीं, हमारे मरीज़ को तो आप लगाएं, कुछ पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं और बस ज़िद होते हैं कि जी आप लगाएं। अच्छा, नॉर्मल प्रेगनेंसी की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ बड़े कहते हैं कि पहले के दौर में हर शख्स को नॉर्मल प्रेगनेंसी होती थी, तो आजकल हर दूसरे बंदे को क्यों सीजर की तरफ आप ले जा रहे होते हैं, क्यों उनका ऑपरेशन होता है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? हाँ, रीज़न तो बहुत हैं इसके पीछे। आजकल इंसिडेंट्स वाकई सीजरियन सेक्शन का बढ़ गया है। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि छोटी छोटी क्लिनिक्स आजकल ज़्यादा खुल गई हैं जी, तो उसमें ये होता है कि कम रेट्स में सीजर हो रहे होते हैं, और मरीज़ का भी एक होता है कि स्टेमिना पेन की तरफ कम हो गया है। अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज़्यादा था तो मरीज़ का स्टेमिना भी ज़्यादा था पेन के लिए। अब क्या होता है, पेशेंट लेबर में आते हैं, किसी की ऑन डिमांड सेक्शन बढ़ गए हैं कि डॉक्टर मुझे दर्द नहीं लेने हैं, हमें सीजर करवाना है, तो फिर किसी पॉइंट्स पर हम भी मजबूर हो जाते हैं करने के लिए। एक तो ये भी इंसिडेंट्स बढ़ा रहा है सीजर का। दूसरा ये है कि पेशेंट हमारे पास जो आजकल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ट्रायल लेकर आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में आ रहे हैं, फीटल डिस्ट्रेस के साथ आ रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल पीकर आ रहे हैं। तो कैस्टर ऑयल ऑलरेडी क्या करता है, जो फीटल डिस्ट्रेस करवा रहा होता है, तो फिर सीजर इज अ सेफ फॉर, इन कंडीशन में सेफ होता है फॉर मदर एंड बेबी, क्योंकि बेबी भी सेफ रखना है हमें। अगर हम फर्दर ट्रायल देंगे तो बेबी माइट भी IUD हो जाए, स्टिल बर्थ हो जाए, तो इन कंडीशंस में फिर हम CTG पर डिसाइड करते हैं कि किस तरफ हमें मरीज़ को लेके जाना है। तो इस वजह से सिजेरियन जो ना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये बात तो दुरुस्त है कि पेन स्टेमिना कम हो गया है क्योंकि लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और नो डाउट कि कहते हैं कि सबसे दूसरे नंबर पर जो तकलीफ़ की इंतहा है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन होती है वो उसमें काउंट होती है। सो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, सही, माँ को भी और बच्चे को भी, क्योंकि माँ इंसान की बॉडी खुदा ताला ने जिस तरह से बनाई है वो दोबारा उसी शेप में उसी वे में आ जाती है अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है। जबकि अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हो, आपके सिजेरियन मसला हो रहा है, तो फिर ये होता है कि जी आप एक तरह से कमज़ोर होते जाते हैं। क्योंकि वैसे ये भी मुझे कंफर्म करना है, यूँ ना हो कि ये भी एक मिथ ही हो। कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले, सीजर करने से पहले एक इंजेक्शन जो कमर पे लगती है,
वो लगने के बाद मतलब बॉडी जो है वो हाफ सुन हो जाती है एंड देन जो है स्पाइनल वो एनेस्थेसिया कहते हैं उसे। तो उससे काफ़ी कहते हैं कि बाद में नुकसान होता है, मतलब आप जो है ना झुक के ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, एक तरह से आपकी बॉडी बिल्कुल, हाँ सर्दियों में बहुत तकलीफ हो रही होती है। क्या है इसके पीछे? नहीं, ये मिथ है, एक किस्म का मिथ है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि स्पाइनल एनेस्थेसिया से इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। आजकल हमारे ये जो टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हर दूसरे मरीज़ का ये इशू होता है। मैं तो कहूँगी कि 100% पेशेंट जो होते हैं सबकी यही कंप्लेन होती है। वो इसीलिए वो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम क्या खा रहे हैं, क्वांटिटी वाइज तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं है। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज आजकल आ रही हैं। जिन पेशेंट में मरीजों में हम विटामिन डी का टेस्ट करवा रहे हैं उसमें बिल्कुल 0 आ रहा है, 4 की लेवल आ रही है। दूध ना पीने की वजह से, दूध ना पीने की वजह से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमारी हो गई है, जो हम जंक फूड्स खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का खा रहे हैं, हम घर में बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं ये चीज़ें, हेल्दी फूड्स नहीं ले रहे हैं, फ्रूट सैलेड्स, तो उसकी वजह से ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये हमें जो है ना, ये भी एक मिथ ही निकली, देखा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है ख़वातीन आपस में ये डिस्कस कर रही होती हैं कि जी आपकी तो फिर भी नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, लेकिन मुझसे पूछें भाई सीज़र होने के बाद जो तकलीफ़ होती है और सीज़र के बाद जो एक इंजेक्शन के बाद तो ज़िंदगी अधूरी रह जाती है, ब्ला ब्ला। तो ये सारी बातें कहने की होती हैं। आप अपनी केयर अच्छी करें और आपकी लाइफ बेहतर होगी, क्योंकि आपकी जो डाइट है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो हर चीज़ पे, हर हवाले से आप पे जो है ना वो अफेक्ट करता है, सिर्फ प्रेगनेंसी पे नहीं, नॉर्मल डे में भी, अगर नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी अगर हम देखें अपने डाइट को तो वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि हमारा वाकई एक वक्त आता है कि स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो एक वक्त आता है कि आपके जो हड्डियों में जो है वो स्पेशली घुटने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। क्यों है? क्योंकि आपके पास आप प्रॉपर दूध नहीं ले रहे होते हैं, दूध का इंटेक ना लेने की वजह से आपको ये तकलीफ़ एक उम्र के एक हिस्से में आकर ज़्यादा आपको पकड़ में लेती है। दूसरी बात ये कि हमारा जो एक लाइफस्टाइल चूँकि ऐसा है कि सुबह की जो धूप से हमें जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो हम अपने कुदरत से तमाम जो है ना अपनी डेफिशिएंसीज को ख़त्म कर सकते हैं। फ्री ऑफ विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, लेकिन विटामिन डी हम उस वक्त नहीं ले रहे होते, हम आराम फरमा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो वो जो फ्रेशनेस जो सुबह की हवा में है वो हम नहीं ले रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हम सो रहे होते हैं, हम सारी नेमतों से खुद को खुद दूर कर रहे होते हैं। तो कुदरत ने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया है इंसान के लिए, अगर वो उसे फॉलो करे। हाँ, इस चीज़ पर अगर डिस्कस किया जाए ना, आप देखें प्रीवियस लाइफ से अगर हम अपनी लाइफ से को कंपेयर करते हैं तो हम देखें हम आर्टिफिशियल लाइफ में हैं। एग्जैक्टली। हमारा लेट अवेकिंग, लेट स्लीपिंग, जो कहते थे सुबह की हवा, मतलब हम जो आउटिंग भी करते हैं वो हम मॉल्स में कर रहे हैं, गार्डन्स में नहीं जा रहे हैं, मतलब वही चीज हो रही है, मतलब हम अपनी जो नेचुरल लाइफ है ना उससे बिल्कुल दूर चले गए हैं। एग्जैक्टली। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से सब फेस किए जा रहे हैं। डाइट का इशू जो है, जो हम जंक फूड्स ले रहे हैं उसकी वजह से जो बेबीज में एबनॉर्मलिटीज का इंसिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं आजकल। तो वो जो केमिकल्स कहते हैं कि वो इनफर्टिलिटी भी करवा रहे हैं। अब जो इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज आ रहे हैं, ज़्यादा इंसिडेंट्स बढ़ गया है हमारे पास इनफर्टिलिटी का। अच्छा, ये तो ऐसा लगता है जैसे अब आम ही हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब उम्र से पहले मेनोपॉज हो जाना और पीसीओडी पीसीओएस हो जाना और ओबेसिटी हो जाना, मतलब इनफर्टिलिटी के केसेस इतने बढ़ गए हैं कि लड़कियां खुद से परेशान हो गई हैं। और अब देखिए ओबेसिटी कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। हर दूसरा मरीज जो इनफर्टिलिटी का है उनमें पीसीओएस है। वो क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, वही जंक फूड्स खा रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, पीरियड्स इश्यूज आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है मेल टाइप, तो ये सब इसी की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, तो हम यही कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अब डाइट प्लस एक्सरसाइज। जब तक आप ये नहीं करोगे कोई मेडिसिन आप पर अफेक्ट नहीं करेगी। इवन इनफर्टिलिटी की भी मेडिसिन कोई भी हम दे दें, जब तक आप वेट लॉस नहीं करोगे नहीं होगी आपकी इनफर्टिलिटी की रेट। तो ये बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए। ये भी है कि डाइट पे इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि अर्ली मेनोपॉज भी कहते हैं कि इस वजह से ही हो रही है, क्योंकि अभी अगर हम बीच में तो दरमियान में बाकायदा तौर पे चिकन पे तो बाकायदा पाबंदी लग गई थी। मैं खुद पर्सनली जो है ना वो डॉक्टर से
के विजिट पे गई थी, उन्होंने कहा चिकन छोड़ दो मतलब चिकन पे इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनको इंजेक्ट करके फौरी तौर पर जल्दी बड़ा करके हमें खिलाया जा रहा है। सही, छोटे छोटे चिक्स को इंजेक्ट करके जो है ना वो फौरी तौर पे चिकन बनाकर हमें वो बाज़ारों में आजकल तो हम देख रहे हैं कि फार्मी अंडे ही जो है ना वो हमें मिल रहा है और फार्मी मुर्गी ही मिल रही है। और तो देसी का तो अब तो लगता है कि बहुत दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं है। बहुत मुश्किल से हमें देसी अंडे मिलते हैं, बहुत मुश्किल से हमें देसी चिकन मिल रहा होता है। तो ये भी कुछ वजूहात हैं। आया ये वाकई दुरुस्त है? सही है ना, वो केमिकल्स डाल रहे हैं, उन केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी अफेक्टेड हो रही है। जो हम कहें ना क्रोमोसोम में म्यूटेशंस वगैरह, तो उसकी वजह से ये बेबीज में एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, इनफर्टिलिटीज़ हो रही हैं, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। इनका अल्टीमेटली रीज़न यही है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, यही अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड्स लें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए डाइट में, सैलेड्स हैं, फ़िश का इस्तेमाल करें। तो ये इन चीज़ों से ये होता है कि आप हेल्दी रहते हो, टैकल कर सकते हैं। इधर हम कब कैसे मतलब डिस्कस करते कि अल्लाह मन के माए दा कैसे बलूचता हम बहुत शान है कि माँ अगर गप्पा करेंगे छूना हाँ एनीमिया हवाले अबर कोते कि हम ऊने कैसे डिफिशेंसी या आयरन कैसे कमी है हवाले कैसे अबर कोते कि प्रेगनेंसी या लापुर या रन कैसे आयरन बास कमी बीतती चिया छे कि या इंसान ये तहा कैसे दूमी चौक कैसे आप पैदा करिए ये जैसे ग्रोइंग प्रोसेस लापे तुका कैसे चले गए। तो आवती माता छे तमामी चीज़ा नज़ीरे थे आ माते कैसे आयरन नजूरी आ माते कैसे विटामिन नजूरी आ माता छे ही तमामे कैसे वती कमियां ना पूरा करते। तो ये सबबा माता जैसे वती डाइट है तुका ये इंटेक डबल बैबलूटी थे ताकि केयर कैसे शरीर को पिकनती जो चौका ये लापा कैसे पले गए मजन बह गए रोद गए आ कैसे आमा हिसाबा हेल्दी बीबी शर बीबी और बेहतर बीबी। तो इसी वास्ते डॉक्टर मार्गुश कहते कि बेहतर हमेशा कि माँ केयर भी करें होती डाइट हवाले होती लाइफ स्टाइल चेंज भी करें एक्सरसाइज। अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये तो मस्ट है मैं पूछूं। बहुत सौ के मिथ्स मैंने क्लियर करने क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नहीं, ये वाकई में मिलते हैं कर सकते हैं मगर उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, मगर हमारे पास यहाँ पर क्लासेस जो है ना इतनी नहीं प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज की करनी है। उनकी बुक्स आती हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको ये प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज ये कर सकते हो। डोंट यू थिंक कि हमें चूँकि हम जब से प्रेगनेंसी होती है तो एक रूटीन चेकअप के लिए कंटिन्यूसली मरीज़ को बुलाया जाता है। तो मैं समझती हूँ यहाँ हॉस्पिटल्स में अगर वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हों या क्या जो ना वो डॉक्टर्स हों वो सिखाएं इन औरतों को कि वो किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल में एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ है क्योंकि इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ पर फिजियोथेरापी भी है, एंटीनेटल क्लासेस भी होती हैं, डाइटिशियन भी हैं। जो हमारे पास एंटीनेटल पेशेंट आते हैं वो डाइटिशियन को फेस करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट को फेस करते हैं। अगर उनमें कोई मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर वो फिजिशियंस को भी फेस कर रहे होते हैं। मतलब एक ही हॉस्पिटल में आपको सब हर टाइप की केयर मिल रही है। वहाँ पर 1 बाय 1 केयर दी जाती है पेशेंट्स को। तो कोशिश करें आप उन हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर आपको हर किस्म की केयर मिल जाए। जहाँ पर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कोई भी आपको जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया या डायबिटीज़, क्योंकि ये चीज़ें प्रेगनेंसी में अचानक से भी डायग्नोस हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि हमें कोई रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं पेशेंट, उनमें कभी हमें लेट डायग्नोसिस हो गया है तो उसको फौरी तौर पर केयर दी जाती है। ये नॉर्मल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको प्रीवियसली प्री प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी से पहले पता होता है कि ये डायबिटिक है या ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में पता चलता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 28 वीक्स पर हम OGTT करवाते हैं, उनमें पता चलता है कि इनका शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम लेबल करते हैं GDN। तो हम डाइटिशियन को भी उनका विजिट होता है, डायबिटिक रिव्यू होता है। तो सब जो फैसिलिटीज़ हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, हर किस्म के हर बीमारी के डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर हर टेस्ट मुहैया की जाती है, हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, 1 to 1 केयर दी जाती है। तो जहाँ पर भी दिखाएं आप वो सोचें कि आपको हर किस्म की केयर मिले। सही, मतलब प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर केयर। मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से भी जानना चाहूँगी क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल जो है ना वो लोकेटेड है और कैसे हम वहाँ से फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। बल्दिया टाउन में है मुर्शिद हॉस्पिटल, 200 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एवरी टाइप ऑफ टेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, हर केयर प्रोवाइड की जाती है, 1 to 1 केयर होती है।
अच्छा दा कैसे आमा मर्दम के बलूचिस्तान अच्छे कैसे ताल्लुकदारन थे आए नहीं मैं गुश्तु का ना अंची जगह लोकेटेड है जो सिंध और बलूचिस्तान है बिल्कुल मिडवे के अवदा जस्से मर्दम बलूचिस्तान अच्छे मर्दम मत करना और सिंध अच्छे मर्दम मत करना थी दा कसाने उष्टे वादत का उष्टे ने मगर में पता काए साड़ी बाई शो में दिमाग किचन सेगमेंट है गुमा मैं गुमा